हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग फिर से क्या पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से क्या कवर करा था, कॉजेज़ के बारे में कवर करा था कि क्या क्या मेन वजह था कि 1857 का जो वॉर है वो लड़ा गया था, और वो वजह हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था ताकि आप लोगों को एक तरीके से बोला जाए कोई भी दूसरा वीडियो देखने का मन ना करे इसके बाद, है कि नहीं। तो मैंने जो टेलीग्राम पर है उस पर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ अभी ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं साथ ही साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए एक नोट्स टाइप में रहे और वो आप लोग कभी भी जब मन चाहे तब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का चैप्टर, जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं। तो आज ये पार्ट 2 है हमारा। अगर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को देखा जाए, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब उसका परिणाम रहा, कहाँ रिवोल्ट हुआ आखिरकार, ठीक है, कौन कौन नेशनल हीरो रहे, है कि नहीं, कौन कौन नेशनल हीरो रहे, और ब्रिटिश ने किस तरीके से जो धीरे धीरे था वो भारत को अपना, जो हमारा भारत था, खुद का भारत जो था, वो कैसे हम लोगों पर एक तरीके से फिर से लौटाने की बात आई, ठीक है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा देश उस वक्त का कंडीशन में कैसा था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से बिना कोई देरी किए हुए। और पहले स्लाइड में ये बोला गया है कि हमारे पास है कि मेन इवेंट्स। अब मेन इवेंट्स का मतलब क्या है कि जो कुछ मेन इवेंट्स हुआ था जो 1857 के इंडिपेंडेंस के समय में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई लड़ा गया था 1857 में, वो कहाँ कहाँ लड़ा गया था और कैसे कैसे शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। देखो कहीं भी बात आता है तो दिल्ली की बात तो आएगी है, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ, तो पहले द सिपॉय ऑफ द मेरठ वेयर ज्वाइंड बाय द लोकल सोल्जर्स ऑफ दिल्ली। क्या कि जो मेरठ के लोग थे, जो मेरठ, देखो मेरठ और जो दिल्ली है वो आसपास में है, तो इसीलिए जो मेरठ के सिपाही लोग थे, उन्होंने कहा जो दिल्ली के लोकल जो सोल्जर्स लोग जो मतलब जो हंगामा कर रहे थे किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, उनके साथ जाकर ज्वाइन किए। एंड दे किल्ड मेनी ऑफिसर्स, और उन्होंने क्या बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, ठीक है। एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज ए लीडर, और बहादुर शाह जफर को वो अपना लीडर मान बैठे। बोले क्या कि भाई अब हम लोग बहादुर शाह जफर जो बोलेंगे वो करेंगे, मतलब एक तरीके से बहादुर शाह जफर उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है भाई आप ब्रिटिश के खिलाफ हल्ला बोलो। उसके बाद अगर आगे बोला जाए तो लेटर क्या हुआ, जनरल भक्त खान कमांडेड द बरेली ट्रूप्स टू दिल्ली। उसके बाद जो भक्त खान था वो बरेली से दिल्ली के तरफ अपना ट्रूप्स बढ़ा दिया था और लीड कर रहा था अपने रेबल्स को। आफ्टर रिकैप्चर ऑफ दिल्ली बाय ए ट्रूप्स लेड बाय सर जॉनसन निकोलस, जब जॉन निकोलसन ने जब कैप्चर करा, जो कि एक ब्रिटिश का नुमाइंदा था, उन्होंने क्या करा कि कैप्चर कर लिया दिल्ली को फिर से, क्योंकि जो हमारे लोग जो बगावत करना चाह रहे थे कि दिल्ली को हम लोग हथिया लेंगे, लेकिन नहीं हथिया पाए। और उसके बाद बहादुर शाह जफर वॉज फाउंड गिल्टी, और उसमें ये बोला गया ब्रिटिश के द्वारा कि भाई ये सब सारा काम कौन करवा रहा है, किसके सपोर्ट से हो रहा है, बहादुर शाह जफर से, ठीक है। और उनके सन और ग्रैंडसन को दोनों को मार दिया गया और वो फिर एग्जाइल हो गए, मतलब छुपने के लिए चले गए यांगऑन जो म्यांमार में है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से, और ये हमारा दिल्ली का क्षेत्र था उस समय अगर बोला जाए 1857 में, ठीक है। तो 1857 में हमारा यहाँ दिल्ली का जगह था, ठीक है। अब अवध के बारे में बात करते हैं कि अवध में क्या क्या दिक्कतें हुई थी या अवध में किस तरीके से रिवोल्ट हुआ था। तो ऑन 30th ऑफ मार्च 1857 अ ग्रेट राइजिंग टुक प्लेस इन अवध, और एक ग्रेट राइजिंग जो 30 मई को एक तरीके से बहुत उबाल उठा अवध में। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, द होल अवध कैप्चर्ड बाय अ रेबल, और रेबल के द्वारा, जो यहाँ अवध यहाँ दिख रहा है, जो अवध को है वो रेबल के द्वारा जो थे उसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। मतलब जो हमारे देश के लोगों के द्वारा कैप्चर कर गया। एंड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन अवध वाज बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने क्या करा कि वहाँ एक तरीके से कैप्चर करने में मदद करा। आफ्टर द सिटी वॉज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, उसके बाद जब ये जो प्लान था वो काम नहीं किया, उसके बाद ब्रिटिश ने खदेड़ा इनको। तो कहीं ना कहीं क्या बेगम हजरत महल जो थे वो कहाँ चले गए, भाग के नेपाल चले गए। तो मतलब एक तरीके से वहाँ बहादुर शाह जफर नाकाम रहे और यहाँ पर जो बेगम हजरत थे, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपका
थोड़ा सा, लेकिन ये एक बात हो रहा था यहाँ पर कि यहाँ यहाँ जो बहादुर शाह जफर थे उनके थ्रू पूरे दिल्ली में उफान आ गया कि भाई हम लोगों को अपने देश साथ में ले चलना है, और अवध में भी। तो एक तरीके से जो दिल्ली के आसपास का रीजन था उसमें लोगों को एक तरीके से सब चीज़ भाव पता चल चुका था। अब आते हैं हमारा कानपुर। अब आते हैं कानपुर में क्या क्या। तो मैंने बताया था पिछले वाले में कि ज़्यादातर जो घटनाएं घटी थी, या जो ज़्यादातर जो हमारा जो टोटल रोल प्ले हुआ था इसको 1857 को लेकर, तो वो ज़्यादा नॉर्थ वाले पार्ट में हुआ था। तो यहाँ पर हुआ क्या भाई, एक एक कर देखते हैं, ठीक है। बोला रिवोल्ट इन कानपुर लेड बाय नाना साहब, और नाना साहब के द्वारा कहाँ पर रिवोल्ट किया गया, कानपुर में, ठीक है। वहाँ जो लार्ज इंग्लिश मैन एंड वुमेन्स चिल्ड्रंस वर कैप्चर्ड एंड किल्ड्स, मतलब क्या, एक तरीके से वहाँ पर बहुत सारे जो इंग्लिश मैन थे, मतलब बहुत सारे अंग्रेज को पकड़ा गया और उनको नाना साहब ने क्या करा, एक तरीके से मार दिया। तो एक तरीके से नाना साहब वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ऑन द दिसंबर 1857, और उसके बाद में ब्रिटिश ने क्या करा कि हरा दिया, किसको, डिफीट कर दिया अगर बोला जाए नाना साहब को। एंड ही ऑल्सो फ्लू टू नेपाल एंड वेयर ही डाइड, और वो वहाँ से भाग के नाना साहब कहाँ चले गए, नाना साहब चले गए नेपाल, और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी नाकाम रहे थे, लेकिन इन्होंने एक तरीके से कानपुर में भी वो एक जज्बा फूंक दिया गया था इनके द्वारा। अब आता है जो मेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, झांसी। अब देखो झांसी वॉज रिवोल्टेड लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई जो हमारी यहाँ पर हैं, प्यारी सी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या करी कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जब उनके पति की मौत के बाद जब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर कोई हस्बैंड मर जाता है और उसका अगर कोई अपना पुत्र ना हो, मतलब क्या अपना अगर कोई उसका सन ना हो, तो वो क्या कर सकता है, राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता है, तो उस पर ब्रिटिश कब्जा कर लेता था। तो इसी वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से जो झांसी का जो तख्ता था वो ब्रिटिश ने ले लिया, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने रिवोल्ट कर दिया। तो बाई जून 1857 में जून तक द इंग्लिश लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ झांसी, और कुछ पार्ट में झांसी के कुछ पार्ट पर एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने कंट्रोल करके रखा था। व्हेन द ब्रिटिश फोर्स अंडर अ ह्यूज रोज इनटू अ सीज फॉर द फोर्ट ऑफ झांसी, लेकिन अचानक से ब्रिटिश के आर्मी बहुत सारे झांसी पर कूद पड़े। तो लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने बहुत फॉर्ट करा, लेकिन लास्ट में लगा कि भाई ये इम्पॉसिबल है, तो वहाँ से वो स्केप होके कहाँ चले गए, कल्पी चले गए। अब देखो यहाँ एक एक कर समझना है, कहाँ चले गए, कल्पी चले गए। अब कल्पी जाने के बाद सी ज्वाइन द रिमार्केबल लीडर टाटिया टोपे। अब टाटिया टोपे के थ्रू वहाँ पर एक तरीके से रिमार्केबल लीडर थे और टाटिया टोपे कल्पी के, और द कमांडर, उसके बाद कमांडर फोर्स ऑफ नाना साहब, और नाना साहब के कुछ कमांडर थे वो उन्होंने ज्वाइन करा था। क्योंकि ये देखो कि नाना साहब एक तरीके से दिसंबर जनवरी के आसपास में मरे थे, लेकिन यहाँ पर जून की बात है, तो यहाँ नाना साहब ने सपोर्ट करा और सारे लोग जो थे वो ग्वालियर की ओर बढ़ पड़े। रानी लक्ष्मीबाई फेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप। उसके बाद जब ये लड़ाई कर रहे थे तो चारों तरफ ब्रिटिश ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया, देखो इस तरीके से। तो इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और लास्ट में इनको मार दिया गया ब्रिटिश के ट्रूप्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसमें जो टाटिया टोपे थे वो बच के निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में फिर से उनको पकड़कर ब्रिटिश ने मार दिया। तो एक तरीके से रानी लक्ष्मीबाई और टाटिया टोपे और नाना साहब भी लास्ट में मर ही गए थे, ठीक है। तो नाना साहब, तो ये कहीं ना कहीं ये तीन लीडर्स हम लोग को पता चलता है। तो यहाँ पर क्या, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द इंडियन रिवेलियन, क्योंकि ये एक महिलाएं थी और उस वक्त कोई महिला इतना बड़ा कदम ले रही है, तो कहीं ना कहीं एक हमारे जो कंट्री में जो था वो वुमेन जो पावर था वो एक बहुत तरीके से निकल के आया। तो उसके जोश और जज्बा को देखते हुए क्या किया गया, बरेली और आरा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में, वहाँ पर भी रिवोल्ट शुरू हो गया। उसके बाद इन बरेली द रिवोल्ट वाज लेड बाय खान बहादुर खान। किसके द्वारा लेड किया गया, खान बहादुर खान के द्वारा। कहाँ पर, बरेली में। फिर बिहार में रिवोल्ट को किया गया कुंवर सिंह के द्वारा, और ओल्ड जमींदार जो लोग थे वो, और मौलवी अहमदुल्ला लेड द रिवोल्ट ऑफ फैजाबाद, और फैजाबाद में मौलवी साहब ने अपना कमाल संभाला रिवोल्ट के तौर पर, ठीक है। तो आई होप सो ये चार जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट था जहां से एक तरीके से रिवोल्ट का नींव रखा गया था। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आखिरकार क्या नतीजा रहा। तो सबसे पहला
कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के द्वारा सप्रेस करने की बात की गई थी, मतलब जो भी आ रहा था, जो रिवोल्ट कर रहा था 1857 के आसपास में, उनको मार दिया जा रहा था। लेकिन लास्ट में द रिवोल्ट ब्रॉट फार रीचिंग द इफेक्ट इन द इंडियन सोशल पॉलिटिकल लाइफ, और जो इंडिया का सोशल पॉलिटिकल लाइफ था उसमें एंड दीज वर द एंड ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज रूल। और यहाँ से जो उनके अंतिम पड़ाव का जो क्षण था वो ब्रिटिश रूल का आ चुका था। ठीक है, द पावर इज टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और एक तरीके से जो कंपनी चला रही थी, अब कहाँ पर पावर ट्रांसफर हो गया, ब्रिटिश क्राउन के, मतलब अब ब्रिटिश के क्राउन, मतलब जो वहाँ महारानी है वो शासन चलाएंगे। ठीक है, द पावर ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर कहाँ किया, जो कंपनी चला रही थी, जो इंडिपेंडेंट कंपनी, अब वो कहाँ चली गई, एक तरीके से ब्रिटेन चली गई। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। जो इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वो एबॉलिश कर दिया गया। और कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में एक तरीके से इंडिपेंडेंटली बॉडी काम कर रही थी, एंड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड। और एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी क्रिएट किया गया, जो भी भारत में कुछ भी दिक्कत हो रहा है, इंडिया में कुछ भी दिक्कत होगा तो वो जाके ब्रिटिश के गवर्नमेंट को बताएगा, और वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट क्या करेगी, एक तरीके से अभी आएगा कि वो गवर्नर स्थापित करेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। द गवर्नर जनरल इन इंडिया वॉज नाउ केम टू नोन एज अ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। और जो ब्रिटिश अपने शासन में गवर्नर जनरल के नाम से जो पूरा राज चलाता था, अब उसका नाम क्या, अब नाम क्या किया गया कि वॉइस रॉय, कि अब क्या वॉइस रॉय रहेगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बातों को सुना जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त के फर्स्ट लॉर्ड कौन थे भाई, फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। तो ये नाम याद रखना है। ठीक है, बिकॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ द कंट्री, और ये फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ कंट्री हमारे बने। ठीक है, he was took after the formulation of British policies in India and his salary and allowance were paid from the Indian revenue। और एक तरीके से जो भी सेक्रेटरी बने थे उनका जो अलाउंस वगैरह था वो इंडियन रेवेन्यू में उनको दिया जा रहा था, और बहुत अच्छे तरीके से पैसा वगैरह दिया जा रहा था। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, सब लोग बात किए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, हमारे सिपाही लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाने लगा। इसके बाद थोड़ा बहुत तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हम लोग को हर्जाना भुगतना पड़ा, लेकिन बाद में थोड़ा सा एक तरीके से ट्रैक पर आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पर प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया का कैसे हुआ, टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ अ नॉन इंटरवेंशन इन अ सोशल रिलीजियस। तो क्वीन जो विक्टोरिया थी उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, अब ट्रांसफ़र अब जो था वो कंपनी से ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, अब ब्रिटेन ट्रांसफ़र हो गया पावर, कि अब सारा जो चीज़ें होंगी वो वॉइस रॉय देखेंगे और लॉर्ड कैनिंग जी जो देखेंगे वो देखेंगे। तो इन्होंने जो प्रोक्लेमेशन दिया कि मतलब क्या भाई, हम लोग आपके कहाँ दखलंदाजी नहीं देंगे वहाँ पर। तो पॉलिसी बनाया गया, उसमें बोला गया कि हम लोग नॉन इंटरवेंशन, हम आपके सोशल और रिलीजियस मैटर पर नहीं घुसेंगे। पहली बार टू ट्रीट यूरोपियन एंड इंडियन सब्जेक्टली इक्वली, कि जो भी यूरोपियंस हैं, मतलब जो भी हमारे देश के जो ब्रिटेन के सिपाही हैं या फिर इंडियन सिपाही हैं, उन दोनों को ट्रीट इक्वली करेंगे। ग्रांट अ पार्डन टू ऑल इंडियन हु टेकन अ पार्ट इन द रिवोल्ट एंड एक्सेप्ट हु वाज गिल्टी एंड मर्डरिंग द ब्रिटिश सिटीजन, कि बोला गया कि सारे ऑल इंडियंस को उनको छोड़ दिया जाएगा जो रिवोल्ट में शामिल थे, लेकिन जिन्होंने ब्रिटिश सिटीजन्स को मारा है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, टू टेक फॉर अ प्रमोटिंग द इंडियन इंडस्ट्री, और साथ ही साथ जो इंडियन इंडस्ट्री को है उसको साथ में आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरीके से जो क्वीन विक्टोरिया थी वो माइंड गेम खेल रहे थे एक तरीके से, कि भाई कैसे भी करके मान जाए सत्ता, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो हमारे देश से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद क्या हो गया भाई, ये प्रोक्लेमेशन हुआ, ये 1857 के वॉर के बाद का कहानी है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ने क्या क्या प्रॉमिस करी, फिर एंड ऑफ मुगल और पेशवाशिप, और जो पेशवा का जो राज था और जो मुगल का राज था वो दोनों खत्म हो गया अगर बोला जाए 1857 के वॉर के बाद। आफ्टर द रिवोल्ट द सन एंड द ग्रैंड सन को तो मार दिया गया था, बहादुर शाह जफर एंड बहादुर शाह जफर वॉज शॉट डेड। उसके बाद मुगल एम्पायर इन इंडिया केम टू एन एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। और जब बहादुर शाह जफर को मारा गया, क्योंकि वो म्यांमार भाग गए थे, ये भाग गए थे, एग्जाइल में चले गए थे, भागना नहीं बोलेंगे, एग्जाइल में चले गए थे, मतलब वहाँ छुपने के लिए वहाँ पर आराम से चले गए थे। उसके बाद आफ्टर नाना साहेब फ्लू टू द नेपाल, और जो नाना साहब नेपाल में फ्लू हो गए तो कहीं ना कहीं पेशवा, जो मुगल का लास्ट जो राजा था वो बहादुर शाह जफर। ठीक है, और जो पेशवा का लास्ट राजा था वो नाना साहब। ठीक है, वो नाना साहब थे, तो वो उनके भी मौत के बाद कहीं ना कहीं पेशवाशिप खत्म हो गया।
और टू ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश वेर दस डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिवोल्ट। और एक तरीके से ये दोनों एक खास करके बोला जाता है कि बहादुर शाह जफर और जो नाना साहब थे वो एक कट्टर दुश्मन थे ब्रिटिश का। वो ब्रिटिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई थे। अब रानी लक्ष्मीबाई भी पसंद नहीं करती थी, तो मतलब एक तरीके से इन्होंने आके सामने वो सारे रिवोल्ट का काम करा इन्होंने, और एक तरीके से मुगल और पेशवा ख़त्म हो गया 1857 के बाद। अब आते हैं कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है हमारा और किस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिनट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो रिलेशनशिप था हमारा वो एक तरीके से, यहाँ पर 1 मिनट, इसके बाद क्या हो गया, रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट कैसा था। द ब्रिटिश अबॉर्डेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मतलब हस्बैंड मर जाने के बाद जो था वो एक तरीके से क्या कि जो उनके अगर सन बेटे नहीं है तो वो हथिया लेता था, वो अब हटा दिया, और सब्सिडरी अलायंस सिस्टम भी हटा दिया, और साथ ही साथ लॉयल्टी टू द इंडियन प्रिंसेस, जो भी इंडियन के प्रिंस थे उनके साथ लॉयल रहने का बात किया गया, ठीक है। तो यह सब सारा काम हुआ। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, as both Hindu and Muslim had participated in the revolt, the British began to follow the policy of divide and rules। क्या कि एक तरीके से क्या, अब डिवाइड रूल पॉलिसी, अब पहले तो राजा महाराजाओं को लड़ाते थे, अब क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने लगे, ठीक है। तो दे आर नॉट क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम बट ऑल्सो बिटवीन द कास्ट एंड वेरियस ग्रुप। तो उन्होंने ये भी बात बोला कि भाई कि जो दे आर नॉट ओनली क्रिएटिंग, जो था कि ब्रिटिश वो सिर्फ रिफ्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे, मतलब एक मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, बल्कि वो कास्ट और वेरियस ग्रुप्स के अंदर भी घुसे पड़े थे, ठीक है। तो ये काम हो रहा था। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब ब्रिटिश सब्जेक्टेड टू इंडियन टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलेट करते थे, रेलवेज कंपार्टमेंट में, पार्क्स में, होटल्स में, क्लब्स में, रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रिटिश। और वो सब सारे पार्क्स वगैरह में या फिर जो ट्रेन वगैरह में है वहाँ पर रिजर्व सीट रहता था, किसमें, गोरों के लिए बोला जाता था वहाँ, ठीक है। तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू अ क्राउन। और उसके बाद जो कंपनी के पास जो क्राउन था, जो कंपनी के पास पावर था वो अब क्राउन के पास चला गया। मतलब वो कहाँ पर, अब ब्रिटिश सरकार में जो क्वीन थी वो संभाल के चलेंगे राजगद्दी, ठीक है। लेकिन कुछ चेंजेस भी आए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी में। वहाँ क्या हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स एंड इंडियन वर इंक्रीज इन इंडिया वॉज इंक्रीज, कि जो यूरोपियन ट्रूप्स थे, कि जो ब्रिटिश के ट्रूप हमारे देश में कम रहते थे वो उनको बढ़ाया गया। यूरोपियन सोल्जर वेर पोस्टेड टू अ की स्ट्रेटेजिक प्लेस, और जो खतरनाक जगह पर जहाँ पर इंडियंस को सिर्फ भेजा जाता था वहाँ पर अब जो यूरोपियंस के ट्रूप्स थे उनको भी भेजा जाने लगा। आर्टिलरी वेयर प्लेस्ड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, और जो आर्टिलरी था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वेयर प्रैक्टिस इन द रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर वॉज प्रिवेंट अनदर ब्रिटिश अपराइजिंग। तो मतलब एक तरीके से उसको प्रिवेंट किया जाने लगा कि भाई कास्ट रिलीजन के तौर तरीके से वो काम नहीं होगा, वो हम लोग सोल्जर्स वगैरह में नहीं डालेंगे वो सब सारा। न्यूज़पेपर जनरल्स या फिर बोला जाए कि नेशनलिस्ट पब्लिशिंग, जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह था, रीचिंग द सोल्जर्स टू अवॉइड एनी काइंड्स ऑफ म्यूटनी। इसके बाद ये दो काम, एक तो हमारे देश के रिलीजियस चीज़ों पर घुसना, और साथ ही साथ कि ब्रिटिश जो भी आर्मी थे उनके पास तक न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़ वगैरह ना पहुँच ना पाए, उसका भरपूर प्रयास करता था कौन, ब्रिटिश। तो आई होप सो ये भी आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्या राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे बढ़ा हमारे देश के अंदर। देशभक्ति का भावना इन तीन लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ एक बोला जाए कि बहादुर शाह जफर के द्वारा भी, बहादुर शाह जफर जो थे जफर थे, उन्होंने के इन चारों के द्वारा एक कहीं ना कहीं अधिक भूमिका निभाई गई। तो ब्रूटल सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश पेव्ड एंड राइज ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, एक तरीके से जो भी खतरनाक तरीके से हमारे देश के लोगों को दबाने की, हमारे आवाज़ को दबाने की बात जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया, उसके द्वारा तो भाई जो था कंपनी से क्राउन तो चला ही गया, सी से सी, ठीक है। अब वो भी भाई वही काम है, अब जब समझ लो सी से सी, ठीक है। द हीरोइक स्ट्रगल ऑफ द इंडियन लीडर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांतिया टोपे कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो काम तांतिया टोपे ने करा, या जो काम रानी लक्ष्मीबाई ने करा, जो नाना साहब ने करा, जो बहादुर शाह जफर ने करा, तो ये एक तरीके से वहाँ पर एक हीरोइक मूवमेंट रहा था इन लोगों के लिए। और इनसे इंस्पायर होके बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे देश के एक तरीके से हमारे देश में एक नेशनलिज्म का भावना निकल के आया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 1857 के वॉर के बाद
जो हमारा देश था वो एक तरीके से बदला बदला सा, और हमारे देश के अंदर एक देशभक्ति की भावना जग उठी थी, और जिससे कहीं ना कहीं सारे लोग एक तरीके से अंदर खून दौड़ रहा था। अब आते हैं ये चीज़ पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा। अब क्या क्या लिमिटेशंस थी, मतलब क्या क्या खामियां मतलब कुछ कमियां भी थे। वो क्या था, रिवोल्ट वाज नॉट वाइड स्प्रेड इन नेचर, कि उतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अगर होता तो हम लोग आज़ादी हो सकता है 100 साल पहले, बोला जाता है कि 100 ईयर्स पहले ही हम लोग आज़ादी हो जाते हैं, अगर बोला जाए 90 साल पहले, नहीं 1857 है ना, तो हम लोग 1947 में आज़ाद हुए जाके, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले ही आज़ाद हो गए थे, अगर उस वक्त पूरा देश जाग गया होता। तो इंग्लिश रिसीव टू हेल्प फ्रॉम द सोल्जर ऑफ राजपुताना, और जो इंग्लिश के जो लीडर, मतलब जो उस वक्त फाइटर थे या जो भी वहाँ चला रहे थे कंपनी, उनके सोल्जर्स, हेल्प ऑफ द सोल्जर्स ऑफ राजपुताना, कि राजपुताना के सोल्जर पंजाब के और सिंध के, इन क्रशिंग द रिवोल्ट्स, एक तरीके से रिवोल्ट को ख़त्म करने के लिए इन तीनों ने ब्रिटिश को मदद करा था, ये बोला जाता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस था, खामियां थी, जिसकी वजह से पूरा रिवोल्ट नहीं हो पाया। नहीं तो हम लोग अभी 1857 में ही या 1860 के आसपास मान लो कि कुछ 1-2 सालों में हम लोग आज़ाद हो गए रहते हैं। द इंडियन रेबल्स वेर नॉट आर्म्ड विथ अ मॉडर्न वेपन्स, जो इंडियन रेबल्स थे, मतलब जो इंडियन के जो मतलब एक जो बगावत कर रहे थे जो लोग इंडियंस, उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं था, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, प्लानिंग था, और आर्म्ड मॉडर्न, और जो इंग्लिश के सोल्जर्स थे उनके पास मॉडर्न हथियारें थी, उनके पास बंदूकें थी, गोला बारूद थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि द सिंधियंस ऑफ ग्वालियर, अब देखो, द सिंधियंस ऑफ ग्वालियर एंड निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद एंड द खोलकर्स ऑफ इंदौर एंड द रूलर्स ऑफ पटियाला रिमेन अनएफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। मतलब एक तरीके से जो सिंध वाला पार्ट था ग्वालियर के साइड में, निज़ाम वाला था हैदराबाद, खोलकर इंदौर और पटियाला, और तो ये सब सारे जो स्टेट थे या जो उस वक्त जो थे वो अनरिवोल्टेड गए, मतलब वहाँ पर रिवोल्ट नहीं हुआ, ज़्यादातर नॉर्थ वाले पार्ट में हुआ। ठीक है, मेनी जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जो जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा 1857 के वॉर को। और मेनी सेक्शन जो एजुकेटेड इंडियंस थे डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट, और जो एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड उस वक्त के, वो क्या किए गए, वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। और उनका ये मानना था कि इंडिया कुड बी मॉडर्नाइज ओनली अंडर द ब्रिटिश, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश के अंदर ही हमारा देश जो हो सकता है वो मॉडर्न बन सकता है। तो मतलब पढ़ लिख के भी गंवार की जैसा बात कर रहे थे, हैं कि नहीं, कि हम लोग अपने देश नहीं, हम लोग किसी के अंदर काम करेंगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे फूलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अब क्या नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा था, मतलब नेचर कैसे था वो हम लोग देख लेते हैं। तो रिवोल्ट इज अपराइजिंग अकर्स बिटवीन द अनजस्ट फेयर पॉलिसी ऑफ द रूलर्स, कि जो भी रूलर्स था इसका नेचर क्या था, मतलब किस वजह से लड़ाई हुआ। तो जो अनफेयर पॉलिसी वगैरह लाया गया था इसकी वजह से मेन हुआ था। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियन P.L. रॉबर्ट्स दिस प्योरली अ मिलिट्री रिवोल्ट्स एंड विच कैन बी फॉट बाय अ इंडियन सिपाही, कि ये एक प्योरली इंडियन सिपाही और एक जो मतलब ब्रिटिश सिपाही के बीच में एक लड़ाई थी, और एक मिलिट्री रिवोल्ट का नाम दिया गया उनका नेचर। ठीक है, वीर सावरकर टर्म्ड एज, जो वीर सावरकर जी थे, जो उनका एक टर्म्ड एज अ रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोला गया था इनके द्वारा, वीर सावरकर जी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम द रिवोल्ट वॉज नॉट लिमिटेड टू ओनली द इंडियन सिपाहीज एज मेनी peasants, जमींदार्स एंड रूलर्स वर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। उन्होंने ये बोला था कि इनका जो P. रॉबर्ट का कटाक्ष करते हुए कि हमारे देश में सिर्फ सिपाही ही नहीं लड़ रहे थे, बाकी हमारे देश के बहुत सारे पीजेंट्स से, किसान से, जमींदार थे, रूलर्स थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे रिवोल्ट में। ठीक है, वी कैन से दैट रिवोल्ट वॉज मच मोर देन अ म्यूटनी ऑफ द सोल्जर्स, कि वो सोल्जर के इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रहा था वहाँ पर नॉर्थ और सेंट्रल रीजन के आसपास में। ऑल दो द रिवोल्ट वॉज टर्म्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये रिवोल्ट इसीलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन वीर सावरकर जी के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से ये बात बोली थी कि अगर ये थोड़ा सा हमारा वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में अगर फैल जाता तो हम लोग आज़ादी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फर्दर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस विल टिल नाउ नॉट टच टू द इंडियन हार्ट एंड माइंड एंड मेनी सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब हैड हेल्प टू इंग्लिश टू क्रशिंग द रिवोल्ट, और एक तरीके से सारे पार्ट में नहीं पहुंच पाए, इसीलिए बहुत सारे पंजाब के जो लोग थे वो ब्रिटिश के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका एक नेचर था, मतलब एक तरीके से दोनों तरीके से, एक लोग है कि अपनी आज़ादी के लिए, दूसरे लोग हैं कि नहीं भाई जो ब्रिटिश कर रहा है वो ठीक कर रहा है, दोनों चीज़ें हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पर मोस्ट सुटेबली टर्म्स एंड इंडियन अपराइजिंग व डायरेक्टेड अगेंस्ट अनजस्ट फेयर, और सिंपल सी बात है कि मेन कारण क्या था कि अनफेयर पॉलिसीज
जो लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उसकी वजह से ही ये मेन लड़ाई हुआ। तो आई होप सो ये सारा पार्ट आपका क्लियर होगा और ये चैप्टर भी इंडियन जो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आपका कंप्लीट होगा। हम लोगों ने दोनों पार्ट में पढ़ा, पार्ट 1 में बहुत कुछ पढ़ा और पार्ट 2 में भी बहुत कुछ पढ़ा। अब पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कॉजेज़ के बारे में था क्या, कि क्या क्या मेन वजह था जिसकी वजह से जो वॉर लड़ा गया। लेकिन वॉर कहाँ कहाँ लड़ा गया, वेयर इट इज़ फॉट, कहाँ लड़ा गया, कहाँ शुरू किया गया, कौन कौन मेन लीडर्स थे हमारे देश में, ठीक है, मेन लीडर्स कौन थे और कैसे वो आगे बढ़ता चला गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा, जो कंपनी का रूल था वो अब कहाँ चला गया, क्राउन संभालने लगा, मतलब क्या जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो संभाल रही थी, और जो हमारा गवर्नर जनरल जो बोला जाता था पहले, अब हम लोग उसको क्या बोले, हम लोगों ने क्या बोला, अब से मतलब 1857 के बाद से हम लोगों ने उसको वॉइस रॉय बोलने लगा, ठीक है। सबसे पहले वॉइस रॉय कौन था, हमारा लॉर्ड कैनिंग था, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें एक तरीके से हमारा जो धीरे धीरे वो पार्ट बदलता चला गया। तो इसके बाद जो आगे वाला सिलसिला पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद 1947 तक हम लोग चलेंगे कि आखिरकार भारत आज़ाद कैसे हुआ। तो हम लोग एक सीरीज़ में पढ़ेंगे, तो अगर देखोगे आप लोग तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और एक बात और कि टेलीग्राम से जो PDF है वो लेना मत भूलिएगा, आराम से ले लीजिए, दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया गया जो लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से के थ्रू, या फिर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर देखिए टेलीग्राम स्काइनॉमिक्स अकेडमी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।